हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा करिकुलम एंड प्लानिंग कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, बेसिकली जो करिकुलम है, गॉड पेन इज वेरी ओके, नाउ इट्स फाइन। तो भाई करिकुलम एंड प्लानिंग हमारा जो है आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, जिसको हम हिंदी में पाठ्यचर्या बोलते हैं करिकुलम को। अगर और कोई टर्म है तो आप आपस में कमेंट करके एक दूसरे को बता देना। ठीक है, तो पाठ्यचर्या की बात करेंगे बेसिकली, है ना। पाठ्यचर्या जिसमें आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी आता है, उसके साथ ही आपकी मतलब बेसिकली देखो होता क्या है, सीक्वेंस तो चलो सीक्वेंस तो मैं आपको बाद में कराऊंगी क्योंकि मैं एक क्वेश्चन देने वाली हूँ सीक्वेंस पर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और वो मैं देखती हूँ कि आप में से कितने क्वेश्चन, आप में से मतलब कितने लोग ठीक कर पाएंगे, उस टाइम पे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस को। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं आपको कितना नॉलेज है करिकुलम के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोरमोस्ट फैक्टर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम। ठीक है, हम सबको पता है कि हम स्कूल में एक करिकुलम फॉलो करते हैं, है ना। बहुत हुआ रहता है, करिकुलम है, सिलेबस है, टेक्स्ट बुक्स है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है ना। कई बार हमें टर्म्स का डिफरेंशिएट ही नहीं पता होता कि सिलेबस क्या है, फिर करिकुलम क्या है। तो देखो करिकुलम होता क्या है, एक पूरा सेट ऑफ एक्सपीरियंस होता है जो आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में मिलता है। ओके, मैं ये स्कूल करिकुलम या किसी इंस्टीट्यूशन का पर्टिकुलर करिकुलम की बात कर रही हूँ। ठीक है, भले वो कॉलेज हो सकता है, लेकिन हम क्योंकि स्कूल के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो स्कूल के बारे में बात करेंगे। तो स्कूल में जितने भी एक्सपीरियंस बच्चे को मिलते हैं वो सारा आपका करिकुलम होता है, मतलब पूरी एक सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस हम कह सकते हैं करिकुलम को। ठीक है, पाठ्यचर्या को। तो बताओ क्या इनमें से कौन सा फैक्टर होगा जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, मतलब सॉरी, सर्व प्रधान फैक्टर, कौन सा कारक सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके, द कॉम्पिटेंस ऑफ द टीचर, भाई अध्यापक की क्षमता, कोऑपरेशन ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय का कितना सहयोग है, द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स, भाई छात्रों का इंटरेस्ट कहां पर है, या लीडरशिप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, प्रशासन में है, भले ही वो प्रिंसिपल हो सकता है, भले ही वो डीडी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो क्या इनमें से जो है वो सबसे ज्यादा फोरमोस्ट फैक्टर है, मतलब निर्धारक कह सकते हैं एक फैक्टर है। जब हम पाठ्यचर्या बनाते हैं तो उस चीज को हम ध्यान में रखते हैं, है ना। तो देखो इसका क्लियर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। ठीक है, जब भी हम करिकुलम डिजाइन करते हैं ना, हमें किसके लिए डिजाइन करना है करिकुलम, ऑब्वियसली इसमें टीचर भी कुछ, देखो स्टेक होल्डर्स तो सारे होते हैं ना, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, प्रिंसिपल हो गया, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या होता है किसी भी पाठ्यचर्या को डिजाइन करने में, हमारा मेन फोकस होता है लर्नर्स पर। ठीक है, क्योंकि हमें करिकुलम ट्रांजेक्शन तो वही करना है ना भाई, बच्चों के साथ ही करिकुलम ट्रांजेक्शन होना है। तो हम किस तरह से उन बच्चों को सिखाएंगे, क्या चीजें हमें उस करिकुलम में रखनी है, जिसके बेस पे हम सिलेबस बनाएंगे, सिलेबस के बेस पे फिर टेक्स्ट बुक्स बनती हैं, सपोर्टेड मटेरियल बनता है, क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, ये सब हमें ध्यान में रखना होता है। तो हमारा सबसे मेन जो मुद्दा होता है वो होता है लर्नर्स के बारे में, भाई बच्चों का इंटरेस्ट भी हमें ध्यान में रखना है। स्पेशली प्राइमरी स्कूल में जब हम करिकुलम डिजाइन करते हैं तो हमें ये रहता है कि बच्चों की नीड्स और उनके इंटरेस्ट जो है वो उस करिकुलम में होने चाहिए। वो करिकुलम ऐसा ना हो जो बच्चों से बिल्कुल भी मेल ना खाता हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन पर्पज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। देखो ये सह पाठ्यचारी क्रियाकलाप होते क्या है को करिकुलर, देखो एक तो होती है करिकुलर एक्टिविटीज, है ना। करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें आपके सब्जेक्ट मैटर आ जाता है। ठीक है, आपकी मतलब वो वाली एक्टिविटीज हो जाती हैं जो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है ना, होती है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज होती हैं जो आजकल होती है। जब आप स्कूल में जाएंगे तो आप देखेंगे। उसके बाद हमारी आती है को करिकुलर। ये को करिकुलर में हमारी ऐसी एक्टिविटीज आती है जैसे सपोज जैसे केवीएस में होता है ना, फ्राइडे को सीसीए के पीरियड्स होते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज के, स्पेशली यहाँ पे आप सिंगिंग कंपटीशन, ठीक है, उसके बाद आप डिबेट करा सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद डांस प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब बहुत सारे, कविता पाठ होता है, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, ये सारी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है। मतलब इसमें होता क्या है, देखो करिकुलर में बेसिकली हम सब्जेक्ट सेंटर्ड रहते हैं, हम एक विषय पर फोकस रहते हैं कि हमें विषय पढ़ने एकेडमिक से रिलेटेड, लेकिन इन चीजों को करिकुलर को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया गया है जब से सीसी आया है, और अब तो ये आपकी इवैल्यूएशन में भी काउंट होती है। और इवन सरकारी स्कूल से लेकर हर स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं उन पे बहुत फोकस रहता है। ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चे के लिए। तो बताओ कि पर्पस क्या होता है को करिकुलर एक्टिविटीज का, फैसिलिटेट पीपल डेवलपमेंट, प्रोवाइड ए प्रोग्रेसिव स्कूल, ठीक है, प्रगतिशील विद्यालय उपलब्ध कराना, कीप पीपल्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट, भाई बच्चे जो हैं ऑब्वियसली को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो उनका जो है ड्रॉपिंग रेट जो है वो कम होगी, मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द कम्युनिटी, या फिर समुदाय की मांग पूर्ति करने के लिए। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा।
देखो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थी विकास को सुकर बनाना। बेसिकली हम ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसमें हम ये बात करते हैं कि भाई जो भी बच्चे का विकास है वो केवल एकेडमिक से नहीं हो सकता है। अगर हम जाएं सिर्फ सब्जेक्ट्स पर या फिर मतलब पेन पेपर टेस्ट पर जाएं तो नहीं हो सकता है। बच्चे की सारी डेवलपमेंट के लिए आप उसको खेल कूद में, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, उसके बाद सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जहां में आपको इन्वॉल्व करना होगा। इन सब के साथ आप सिर्फ ये चीजें नहीं सिखाते हैं, आप उनको मोरल एथिक्स बताते हैं, आप उनको कहीं ना कहीं जो सोशल एथिक्स होते हैं हमारे, कि हमें किस तरह से सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए, मतलब सोसाइटी में नहीं, मतलब आपस में कैसे बिहेव करना चाहिए, दूसरों की बातों को हमें समझना चाहिए, दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है बच्चे की वो को करिकुलर को हटा के नहीं हो सकती है। और अभी एनपी 2020 में तो ये भी कहा गया है कि अब हम नाम मात्र के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज कराते हैं, मतलब टीचर्स कराते हैं, जो भी है, मैनेजमेंट भी इनको ध्यान नहीं देता है, लेकिन एनपी में ये फोकस करके बोला गया है कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो डिवीजन है को करिकुलर और करिकुलर के बीच में, इसको हटा देंगे। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है आपकी 2020 की, मतलब ऑब्वियसली ड्राफ्ट आया, अभी पॉलिसी पूरी बनी नहीं है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि हम लोग जो है इनके बीच का जो विभाजन है वो मिटा देंगे। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा बन सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ रोल, कॉन्फ्लिक्ट, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन इन क्लासरूम विल बिलोंग टू द कंसर्न्स ऑफ, ठीक है, तो बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा। जितने भी रोल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कोलैबोरेशन हो गया, कंपटीशन हो गया क्लासरूम में, वो किस चीज का कंसर्न है बेसिकली, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैंने लिया भी, आप लोगों को शायद इससे हेल्प मिलेगी, है ना। देखो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा की धारणा हो गई, ठीक है, फिर द्वंद्व जो होते हैं क्लासरूम्स में कह लीजिए, स्कूल्स में कह लीजिए, या फिर जो हम कोऑपरेशन करते हैं, किसके अंदर आते हैं बेसिकली। प्रोफेशनल एंड मोरल एथिक्स इसके अंदर आते हैं। पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा के अंदर आते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, आपको सारे ही सही लग रहे होंगे ना, शैक्षिक मनोविज्ञान भी ठीक है भाई, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम कोलैबोरेशन, कंपटीशन, ये सब कहाँ हो सकता है, ये एक सोशल एनवायरनमेंट में हो सकता है, ठीक है, समाज शास्त्र की बात है बेसिकली। जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या कहती है कि हमें जो ये समाज शास्त्र के अंदर जो चीजें सीखनी होती है ना, हमें बेसिकली हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं ना इसके अंदर, सोशियोलॉजी को, है ना। तो अब जो स्कूल है या फिर क्लासरूम कह लीजिए, इसको हम मिनी सोसाइटी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बच्चे आते हैं। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्लासरूम के उस संदर्भ में पूछा गया है, तो प्रोफेशनल तो आप डालेंगे नहीं, है ना, प्रोफेशनल मोरल एथिक्स ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल आप नहीं डाल सकते। ऊपर से यहाँ पर मोरल एथिक्स ही नहीं है, ठीक है। पीस एजुकेशन सिर्फ शांति की शिक्षा है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो ये सारे प्रोसेसेस कहाँ होते हैं, ये एक तरह से सोशल प्रोसेसेस होते हैं, ये किसी सोसाइटी में रह के, एक सोशल एनवायरनमेंट में रह के ही आपके पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बेसिकली देखो सोशियोलॉजी जो होती है वो समाज शास्त्र किसे, समाज से रिलेटेड चीजें ही होती हैं, इसमें किस तरह से सोशल थिंग्स होती हैं, सोशल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करता है सोशियोलॉजी। तो एजुकेशन में भी, क्योंकि हम मिनी सोसाइटी कह सकते हैं अपने सोशल इंस्टीट्यूशंस को, सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम मिनी सोसाइटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक सोशल एनवायरनमेंट होता है, उस सोशल एनवायरनमेंट में जो चीजें होती है ये बेसिकली सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की धारणा के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशन है तो बिल्कुल अलग है अपने आप में, वो हर जगह से इंटरकनेक्टेड है ना, उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है करिकुलम इज रिगार्डेड एज अ सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस एक्वायर्ड बाय द लर्नर इन ए स्कूल, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। तो भाई ये कॉम्बिनेशन है, आपको बताना है कि कौन सा सेट है कॉन्ग्रुएंट इन दिस रिगार्ड, भाई इस स्टेटमेंट से मेल खाता हुआ इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है ये बताना है। तो नियोजित या ज्ञात अनुभव, प्लैंड और नॉन एक्सपीरियंसेस, अनप्लैंड एंड अननोन एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस गेन ड्यूरिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज के दौरान हमें मिलते हैं, लाइव्ड एक्सपीरियंसेस विच प्रमोट क्रिएटिव आउटलुक, वे दिए गए अनुभव जो सृजनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन फिट बैठता है ना। तो बताओ। तो देखो प्लैंड एंड नॉन एक्सपीरियंसेस अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए, है ना, तो करिकुलम रिगार्डेड एज अ सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस एक्वायर्ड बाय द लर्नर इन अ स्कूल, ठीक है। तो इसमें से जो होते हैं प्लैंड भी होते हैं हमारे, क्योंकि हम करिकुलम को जब डिजाइन करते हैं तो प्लानिंग हो जाती है, ठीक है। उसमें उसके प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि हम ये सेट कर देते हैं कि हाँ भाई ये चीजें करनी है, ये टारगेट्स हैं हमारे, ये कंप्लीट करने हैं, जो भी है, फिर उसके बेसिस पे हमारा सिलेबस बनता है एंड वो सब चीजें बात की है, ठीक है। तो प्लानिंग तो होती है। अनप्लैंड एंड अननोन, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल अनप्लैंड होता है, बिल्कुल अननोन एक्सपीरियंस होता है ना, ये थोड़े बहुत अननोन होते हैं, मतलब इसके अंदर ऐसी चीजें हम सीख जाते हैं जो हिडन करिकुलम का पार्ट होता है ना। आपने सुना होगा हिडन करिकुलम, जो चीजें हम मतलब
हम जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कह सकते हैं कि हमारी इंटेंशन नहीं थी बट अनइंटेंशनली जो है वो चीजें सीखी गई हैं, तो वो हिडन करिकुलम का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम ये करिकुलम डिजाइन करते वक्त थोड़ी सोचते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, ये भी आएगा। फिर लाइव एक्सपीरियंस भी आएंगे आपके जो प्रमोट करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। तो ए, सी और डी, ACD जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, यानी कि ACD बनता है। ओके, तो मतलब ये लेंथी क्वेश्चन था, मुश्किल तो नहीं कहूंगी, लेंथी होते हैं, तो लेंथी में बस थोड़ा सा टाइम का देखना होता है कि आपको थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट है द कोर करिकुलम डज नॉट एम्फेसाइज। देखो अब करिकुलम के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। ये मूल पाठ्यचर्या है। एक सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, एक लर्नर सेंटर्ड होता है, एक प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, और एक हिडन करिकुलम होता है, ठीक है, एक नल करिकुलम भी होता है। ये टाइप्स ऑफ करिकुलम्स है सारे। तो ये कोर करिकुलम, इनमें से एक कोर करिकुलम भी होता है, ठीक है, ये भी होता है। तो ये बताना है कौन सा कोर करिकुलम में नहीं आता है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। देखो कोर करिकुलम क्या होता है, जो मुख्य करिकुलम है आपका, मूल करिकुलम है, उसमें कोर्स ऑफ स्टडी होगा, है ना, सब्जेक्ट मैटर भी आपका होगा। सब्जेक्ट सेंटर्ड का मतलब होता है जहां पे सब्जेक्ट पे ही ज्यादा सेंटर्ड होता है जो करिकुलम, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, कहीं ना कहीं लर्नर्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जो भी है उनकी नीड्स को थोड़ा अवॉइड किया जाता है, और सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है, वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात नहीं है, यहाँ पर कोर करिकुलम है, तो कोर करिकुलम में एक सब्जेक्ट मैटर तो होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन भी होता है सब्जेक्ट मैटर का, कि ठीक है भाई जो साइंस है उसको हम सोशल साइंस से भी कनेक्ट करेंगे, साइंस को हम मैथ से भी कनेक्ट करेंगे, तो इंटीग्रेशन भी होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए कोर करिकुलम में आप किस तरह से पढ़ाएंगे बच्चों को, ये होता है, तो उसमें मानकर चलते हैं कि प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं होनी चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि टीचर की ऑटोनॉमी हो, हम चाहते हैं कि बच्चे भी उसमें भाग ले, डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान जो होता है वो प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है, ठीक है। ये स्पेशली अगर जाएंगे, देखो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, तो अगर हम इनके अकॉर्डिंग जाए तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि प्रॉब्लम सेंटर्ड अलग से एक करिकुलम होता है ना। तो प्रॉब्लम्स पे फोकस वहीं पर होता है कि किस तरह से हम समस्या समाधान पर फोकस करेंगे, बच्चे जो है समस्या समाधान कर पाए, तरह तरह की समस्याएं, चाहे वो वास्तविक जीवन की समस्याएं हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, एक करिकुलम मेकर इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग ए फंक्शनल करिकुलम वुड नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता होती है। तो भाई जो करिकुलम मेकर है, जिसको एक फंक्शनल करिकुलम बनाना है, ठीक है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग किस चीज की अंडरस्टैंडिंग उसको होनी चाहिए, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो एजुकेशनल फिलॉसफी, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, पेडागोजिकल प्रोसीजर्स और ऑल ऑफ दीज, ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप आराम से। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एजुकेशनल फिलॉसफी आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपका ये सब नेचुरलिस्टिक आता है, रियलिज्म आता है ना, प्रैग्मेटिज्म आता है, बहुत सारी फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन है। तो ये सारी एजुकेशन फिलॉसफीज आ गई, जॉन डीवी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, ठीक है, जे कृष्णमूर्ति हो गए, और मतलब बहुत सारे फिलोसफर्स हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए, जो आप थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद पेडागोजिकल प्रोसीजर्स, इन तीनों को मिला के तो हमारा बेसिकली बनता है, हम फिलोसफी एजुकेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद हम पेडागोजी पढ़ते हैं कि किस तरह से हमें शिक्षा में एक तरह से प्रवीणता लानी है हमें ना अपने शिक्षण में। तो ये सारे मैटर्स होते हैं, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब एजुकेशन सिस्टम करिकुलम कह सकते हैं, पूरा इनका मिक्सअप है एक तरह से। एजुकेशनल प्लानिंग रिलेट्स टू, तो भाई शैक्षिक नियोजन का संबंध किससे है ये आपको बताना है। एजुकेशनल प्लानिंग, जब आप एजुकेशन में प्लानिंग करते हैं, जब आप एक तरह से नियोजन करते हैं, तो वो किस लिए जरूरी होता है एजुकेशन में। चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ स्टडी एक्शन फॉर अचीविंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, भाई जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए उसके लिए बेस्ट स्टडी मतलब कोर्स आप चुन लें। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, या फिर चेकिंग द परफॉर्मेंस इज इन कन्फर्मिटी विद लेड डाउन स्टैंडर्ड्स, या फिर नियत मानकों के आधार पर कार्य निष्पादन की जांच करना लगातार, या फिर मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स, या फिर अधीनस्थ कर्मियों को अभिप्रेरित करना, है ना, मोटिवेट करना उनको। तो बताइए बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है इसमें, कि एजुकेशनल प्लानिंग करते वक्त आपको सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। जब भी आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने हैं, उसके बाद आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको इन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो है
बेस्ट कोर्स आपको डेवलप करना पड़ेगा एजुकेशन प्लानिंग में, ठीक है। सपोज आपको कोई भी एक, जैसे साइंस पढ़ाना है आपको, ठीक है, अब साइंस पढ़ाना है, आपके कुछ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स है कि बच्चे को ये आना चाहिए, बच्चे को ये आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप एक कोर्स अपनी तरफ से बेस्ट कोर्स उसको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। ये खैर बड़े लेवल की बात हो रही है। एजुकेशन प्लानिंग जब हम बड़े लेवल पर प्लानिंग करते हैं तब हम क्या करते हैं, तो ऑब्वियसली हम अपने एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज होती है कि बच्चे में मतलब अधिकारों का न्याय को, इन सब चीजों को लेकर उसको सेंसिटाइज करना है, तो हम एक बड़ा पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं। उसके बाद हम एक बेस्ट कोर्स बनाते हैं जिसको हम करिकुलम कहते हैं एक तरह से, है ना। तो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ सुपरवाइजर। देखो आप सभी ने सुपरविजन झेला होगा, झेला ही कहूंगी, क्योंकि जब सुपरवाइजर्स आते थे तो हम सब ये सोचते रहते थे पता नहीं क्या करेंगे। मतलब मैंने खुद झेला है 2 साल, है ना। तो मतलब सुपरवाइजर 2 नहीं, मैंने तो 4 साल झेला। मुझे तो मतलब 4 साल बीएलएड करते करते मतलब इतना ज्यादा हम एजुकेशन में घुस गए थे कि क्या बताऊं। मतलब हम तो हर साल झेलते थे, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट का सुपरविजन होना है, कभी किसी चीज का होना है। तो मतलब सुपरवाइजर की जो टेक्निक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक, तो सुपरवाइजर्स की कौन सी टेक्निक इसमें से नहीं होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, स्कूल विजिट, सरप्राइज विजिट्स, एनुअल विजिट्स और एक्सकर्जन विजिट्स, तो ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इसका, है ना। स्कूल विजिट तो होती होती है, अपने आप से रिलेट करो यहाँ पर। सरप्राइज विजिट भी होती है, आप सभी को पता है, एकदम से आ जाती थी भाई, हमें फोन आते थे, अरे ये सुपरवाइजर हमारे स्कूल में आई है, अभी दूसरे में जा रही है ना, वो हो जाता था। फिर एनुअल विजिट्स भी होती है। अगर आप सुपरवाइजर, देखो यहाँ पर हम अपने पर्सपेक्टिव में लेकर चल रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि सुपरवाइजर, यहाँ पे स्कूल का भी सुपरविजन हो सकता है, टीचर का भी सुपरविजन हो सकता है, प्रिंसिपल का भी सुपरविजन हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती है। स्कूल विजिट भी होते हैं, सरप्राइज विजिट्स भी होते हैं, एनुअल विजिट्स भी होते हैं। एक्सकर्जन होता है, आप फ्रीली कहीं घूमने जा रहे हैं। एक्सकर्जन पे आप बच्चों को लेके जाते हैं ना, जैसे पार्क में लेके चले गए, जू में लेके चले गए, वो एक्सकर्जन विजिट्स होती हैं ना। फ्रीली आप एक मतलब भले ही आप कुछ स्टडी करने जा रहे हो, है ना, आप बेसिकली सुपरवाइज करने नहीं जाते हो एक्सकर्जन में। एक्सकर्जन में आप ऑब्जर्व करने जाते हो चीजों को, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। भाई आजकल थोड़े से ना कमेंट नहीं ले पा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम आ रही है, और मतलब कोशिश करती हूँ कि अब ध्यान नहीं रहता कभी बार, ऊपर से मेरी खुद इतनी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही है हमारी खुद, तो मतलब बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, है ना। तो थोड़ा सा आई एम सॉरी फॉर दैट कि आजकल थोड़े कमेंट नहीं ले पा रही हूँ। नेक्स्ट है, फॉर इफेक्टिव रिजल्ट्स द एजुकेशनल सुपरवाइजर शुड फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। भाई इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो एजुकेशनल सुपरवाइज जो है उसको क्या फॉलो करना चाहिए, है ना। तो ये बताइए फटाफट क्या होगा इसमें। आपके ऑप्शंस हैं, टीम अप्रोच होनी चाहिए, मॉडर्न अप्रोच होनी चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच होनी चाहिए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच होनी चाहिए, है ना। ये बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। तो देखो, जब भी हम सुपरवाइज करते हैं तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए। आप एक स्कूल का सुपरविजन करने गए सपोज, ठीक है, क्या आप अकेले चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, एक टीम आती है पूरी। ओके, तो टीम अप्रोच इज द इफेक्टिव अप्रोच। अगर हम कहें कि आपको इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो आप टीम में जाइए, आप 2-2 को डिवाइड कर दीजिए, जैसे 2 लोग प्राइमरी को देखेंगे, 2 लोग सेकेंडरी को देखेंगे, 2 लोग जो है स्टॉक्स को देखेंगे, मतलब इस तरह से आप कर लीजिए ना। तो टीम अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच फॉर सुपरविजन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैरियर क्रिएटेड इन कम्युनिकेशन ड्यू टू द डुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज। ठीक है, तो देखो जब हम कुछ भी बात कहते हैं यार, कई बात के ना 2 मीनिंग निकल जाते हैं, तो हम मतलब अवरोध आ जाता है दिमाग में कि क्या सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप लोगों को कई बार लगता होगा कि मैं बोल रही हूं, तो आपको लगता हो एक डायरेक्शन में, कुछ बच्चों को लगता होगा ये इस तरीके से बोली गई है, कुछ को लगता होगा इस तरीके से बोली गई है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वो लाजमी है, वो हर जगह होता है, मतलब वो सिर्फ यहीं की बात नहीं करी, वो हम नॉर्मल लाइफ में भी जब बात करते हैं तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग से कुछ ऐसी चीजें हो जाती है ना। तो इससे ये क्या है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, ये बताना है। तो संवाद में शब्दार्थ अवरोध, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर होता है, एनवायरमेंटल बैरियर होता है। तो आप सभी को पता होगा ये आंसर। देखो साइकोलॉजिकल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंट, इससे रिलेशन नहीं है ना, बेसिकली आप लैंग्वेज पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिमेंटिक इज मीनिंग मेकिंग, है ना, तो मीनिंग ही समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो दैट इज सिमेंटिक बैरियर टू कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं आप, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आई डिड नॉट रिसीव योर कमेंट्स एंड मतलब रिसीविंग क्या कहूँ, मैंने खुद जाके इतना ध्यान नहीं दिया है ना, एक दिन गई थी बस उस पर, और मतलब कमेंट्स ही पढ़े थे। लाइव चैट नहीं पढ़ पाती हूँ मैं आपकी, क्योंकि लाइव चैट जो होती है देखो ये वीडियो जो है ना रिकॉर्डेड होती है पहले से, मतलब मैं लाइव इसमें नहीं पढ़ाती हूँ, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो मैं अंकित सर को देती हूँ, वो अपलोड करते हैं आपकी वीडियो, और उसके बाद जो लाइव चैट चलती है वो मतलब इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं लगातार वीडियो के साथ बनी रहूँ, तो कमेंट्स में फिर भी ले लेती हूँ। तो अगर आपको ज्यादा डाउट्स हैं तो प्लीज लाइव चैट में ना बोलकर आप कमेंट में लिखें कि मैडम मुझे ये डाउट है। कमेंट
कमेंट फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ। लाइव चैट बहुत ज्यादा होती है, वो पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए पढ़ना, उसके लिए मुझे पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी दोबारा से, है ना, वो मैं नहीं कर सकती हूँ टाइम की वजह से। तो प्लीज आप एक काम कीजिए, कमेंट कर दिया करो, क्योंकि कमेंट फिर भी मैं एक बार नजर मार लेती हूँ कमेंट किस तरह के आए हुए हैं ना। लाइव चैट में नहीं जा सकती हूँ और ये वीडियो रिकॉर्डेड होती है, ठीक है। तो मतलब ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं लाइव चैट में आपको रिप्लाई करूंगी, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं मैं कहाँ होती हूँ ना, कभी मतलब फोन हाथ में होता भी है, कभी नहीं भी होता है। तो प्लीज आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और आप मतलब कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, कोई क्वेश्चन फिर भी डाउटफुल रह जाता है तो, ठीक है। और मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत बिजी चला जाता है मामला, तो नहीं हो पाता है, लेकिन मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपका देखती रहूँ। ओके, तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।